So now come to the next machining operation, that is your super finishing operation. That is your super finishing operation. तो नाम से ही पता चल रहा है कि इससे हमें कैसी सरफेस फिनिश मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है सुपर फिनिशिंग। कैसे मिलने वाली है? सुपर फिनिशिंग। सबसे अच्छी सरफेस फिनिश मिलने वाली है हमें सुपर फिनिशिंग सरफेस में। ठीक है, अब मन से एक चीज निकाल लेना कि अगर सरफेस फिनिश अच्छी हो तो उसमें लस्टर होगा, ठीक है, वो ग्लोजी नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरफेस फिनिश में और उसकी जो चमक होती है उनमें रात दिन का अंतर होता है, दोनों सेम चीजें नहीं है। सरफेस फिनिश एक डिफरेंट थिंग है और जो ग्लोजी होता है आपका जो वर्कपीस जिसमें चमक नजर आती है वो चीज अलग होती है। कई वर्कपीसेस की सरफेस फिनिश अच्छी होती है लेकिन वो ग्लोजी नजर नहीं आते। कई वर्कपीस की जो सरफेस फिनिश होती है वो अच्छी होती है और वो ग्लोजी नजर आते हैं। ग्लोजी मतलब चमकदार। तो ये दोनों डिफरेंट थिंग होती है। ऐसा नहीं है कि जिसकी सरफेस फिनिश अच्छी हो वो चमकेगा एकदम, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये चीज दिमाग से पहले निकाल लेना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन, दैट इज योर सुपर फिनिशिंग। दैट इज योर सुपर फिनिशिंग। अगर हम बात करते हैं सुपर फिनिशिंग की, सबसे पहली चीज मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि इसमें जो टूल होगा वो कैसा होगा। इसमें भी एब्रेसिव टूल होगा। हम उस टूल को एज ए स्टोन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोन, ठीक है। जैसे आपका लैब टूल था, उसका नाम क्या था? लैब टूल। और उसमें जो आपके कटिंग फ्लूइड्स थे उनका नाम क्या था? व्हीकल्स। वैसे ही यहाँ पर जो सुपर फिनिशिंग जो ऑपरेशन होगा, इसमें जो हम टूल यूज में लेंगे उस टूल को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्टोन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोन। अब मैं ये पूछने वाला हूं कि ये जो सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होता है ये किस टाइप की सरफेस के लिए यूज में लिया जाता है। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। जो आपका सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होता है ये आपका फ्लैट सरफेस के लिए भी यूज में लिया जा सकता है और ये आपका सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए भी यूज में लिया जा सकता है। सर ये हम सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन क्यों करते हैं? ये जो हम सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं टू रिमूव द सरफेस फ्रेगमेंटेशन। टू रिमूव द सरफेस फ्रेगमेंटेशन। इट इज यूज्ड टू रिमूव द सरफेस फ्रेगमेंटेशन। इट इज यूज्ड टू रिमूव द सरफेस fragmentation. It is used to remove the surface fragmentation. ठीक है, बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब जो भी फिनिशिंग ऑपरेशन होगा वो इंप्रूव करेगा आपकी सरफेस फिनिश। वो क्या करेगा? इंप्रूव करेगा सरफेस फिनिश। और ये जो आपका सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होगा, विद द हेल्प ऑफ सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन वी कैन रिलीव द सरफेस स्ट्रेसेस ऑल्सो। जो आपके सरफेसेस में जो स्ट्रेस स्टोर हो जाती है ड्यू टू द प्रीवियस मशीनिंग ऑपरेशंस, हम उनको क्या कर सकते हैं? रिलीव कर सकते हैं। हम उनको क्या कर सकते हैं? रिलीव। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम सरफेसेस को क्या कर सकते हैं? सरफेस फिनिश को इंप्रूव करके सरफेस स्ट्रेसेस को हम रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी इनइक्वलिटी आ रखी है ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। हम सरफेस फिनिश को करेक्ट कर सकते हैं। हम सरफेस फिनिश इंक्रीज करके उसको वियर रेजिस्टेंस बना सकते हैं। The main aim of the surface finishing is super surface finishing. That is, we can make the surface more wear resistive. आप wear resistant को क्या कर सकते हो? Increase कर सकते हो। wear resistance को क्या कर सकते हो? Increase। इसमें जो टूल यूज में आता है ना, बिल्कुल ये होनिंग टूल की तरह ही होता है। होनिंग टूल में क्या होता है? आपकी एब्रेसिव स्टिक्स होती है। यहाँ पर एब्रेसिव स्टिक्स नहीं होगी, यहाँ पर होगा एब्रेसिव का स्टोन। यहाँ पर क्या होगा? एब्रेसिव का स्टोन। देखो वो कैसा नजर आता है और ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम देखते हैं, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। ये आपका सिलेंड्रिकल वर्कपीस है। इसे जो सिलेंड्रिकल वर्कपीस, इस पर देखिए टूल कैसे माउंट होगा। टूल होगा कुछ इस तरीके से माउंट। सो दिस विल बी द टूल। दिस विल बी योर टूल, ठीक है। ये आपका टूल हो जाएगा जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं स्टोन। क्या कहते हैं? स्टोन कहते हैं। और इस स्टोन को हम होल्ड करेंगे। इस स्टोन को हम होल्ड करने वाले हैं। सो दिस विल बी द होल्डिंग डिवाइस। ये हमने स्टोन को क्या कर लिया है? होल्ड कर लिया है, ठीक है। हमने स्टोन को क्या कर लिया? ऊपर से होल्ड कर लिया, पकड़ लिया है। अब सर ये परफॉर्म कैसे होगा? ये परफॉर्म करना बिल्कुल ही आसान है। ये स्टोन आपका वर्कपीस की सरफेस पर, पेरिफेरिकल सरफेस पर क्या करेगा? रोटेट करेगा। और पेरिफेरिकल सरफेस पर रोटेट होने के साथ साथ ये रेसिप्रोकेट भी होगा।
पेरिफेरिकल सरफेस पर रोटेट होने के साथ साथ ये रेसिप्रोकेट भी होगा। और सर ये जो रेसिप्रोकेट होगा इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? इट विल कवर द डिस्टेंस फ्रॉम 1 mm to 5 mm, 1 mm to 5 mm। तो यहाँ पर जो स्ट्रोक होगा आपके इस टूल का वो कितना होगा? वो होगा 1 mm to 5 mm। वो क्या होगा? 1 mm to 5 mm। तो ये स्ट्रोक आपको याद रखना है। सर ये जो रेसिप्रोकेट हो रहा है इस पर स्ट्रोकिंग कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2 किलोहर्ट्ज। वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? 2 किलोहर्ट्ज होगी। मतलब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में 2000 टाइम्स ये स्ट्रोक दे देगा। बिल्कुल 1 सेकंड में ये 2000 टाइम रेसिप्रोकेट हो चुका होगा और साथ साथ में इसका क्या चल रहा होगा? रोटेशन चल रहा होगा। लेंथ ऑफ स्ट्रोक सर बहुत कम है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है? बहुत कम है। और लेंथ ऑफ स्ट्रोक बहुत कम होने के कारण क्या होगा? इसका यहाँ पर जो हीट प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा। लेंथ ऑफ स्ट्रोक कम होने के कारण क्या होगा? यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी सुपर फिनिशिंग में वो बहुत ही कम होगी। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस टूल पर एक प्रेशर भी अप्लाई करके रखेंगे और ये प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी इट विल बी 0.1 to 0.3 मेगापास्कल, 0.1 to 0.3 मेगापास्कल, इतनी यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू होने वाली है। मतलब ये सर रोटेट होने के साथ साथ इस पर रेसिप्रोकेट भी कर रहा है, तो बहुत कम स्ट्रोक में रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमें सरफेस फिनिश मिलेगी ये बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। जितने भी क्रेस्ट होंगे, क्रेस्ट और बता देता हूँ आपको, अगर मान लो आपकी सरफेस को आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपकी सरफेस आपको ऐसे नजर आती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं वैली या फिर उसे हम कहते हैं रूट। तो जितने भी ये क्रेस्ट होंगे ना ये ब्रेक हो जाएंगे, क्रेस्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे और आपको मिलेगी स्मूथ सरफेस फिनिश। क्या मिलेगी? स्मूथ सरफेस फिनिश मिलेगी। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको इसमें याद रखना है कि आप यहाँ पर एक ऐसा टूल यूज में लेते हो जो कि एज ए स्टोन होता है और वो रोटेट होने के साथ साथ रेसिप्रोकेट होता है, और रेसिप्रोकेट होने के कारण क्या होगा? सारी की सारी क्रेस्ट ब्रेक हो जाती है और जो सरफेस फिनिश होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा? उसका वियर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वियर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर फिनिशिंग। Now come to the next operation, that is the polishing and buffing. Polishing and buffing बहुत ही इजी है। ये अब जो मैं बता रहा हूँ ना इसमें बहुत छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं ये, लेकिन इजी बहुत ज़्यादा है। इनमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिशिंग और बफिंग को हम एज ए कंपैरिजन समझ सकते हैं कि पॉलिशिंग और बफिंग में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉलिशिंग एंड बफिंग। पॉलिशिंग एंड बफिंग, पॉलिशिंग एंड बफिंग। पॉलिशिंग और बफिंग में होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिशिंग की और फिर हम बात करेंगे इसी के साथ साथ बफिंग की। पॉलिशिंग और बफिंग, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले व्हील की, ठीक है, व्हील की। इन दोनों में जो व्हील होता है वो बना होता है या तो आपके क्लॉथ का या फेल्ट का। दोनों में जो व्हील बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? या तो बने होंगे वो क्लॉथ के या बने होंगे फेल्ट के। इनमें क्या होगा, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्लॉथ और फेल्ट से क्या हो जाएंगे? बॉन्डेड हो जाएंगे। क्लॉथ और फेल्ट से क्या होंगे? वो बॉन्ड बना के रखेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसको हम यूज में लेंगे फॉर द फिनिशिंग ऑपरेशन। उसको हम कहाँ यूज में लेंगे? उसको हम यूज में लेंगे फिनिशिंग ऑपरेशन। यहाँ पर जो आप व्हील यूज में ले रहे हो उसको हम सर क्लॉथ और फेल्ट का ही क्यों बना रहे हैं? टू प्रोवाइड द cushion effect, to provide the cushion effect, ठीक है। in order to get the cushion effect हम क्या बना रहे हैं? हम व्हील को बना रहे हैं क्लॉथ और फेल्ट का, और इसी क्लॉथ या फेल्ट से बने व्हील पर क्या लगे होंगे? एब्रेसिव्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे? एब्रेसिव्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ऐसा कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें व्हील बनाए जाते हैं क्लॉथ के या फिर फेल्ट के। ये जो पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन में इसमें जो MRR होता है वो बहुत ही कम होता है।
लो मटेरियल रिमूवल रेट, इसमें मटेरियल बहुत ही कम निकलता है, बहुत ही कम रिमूव होता है, और बहुत कम मटेरियल रिमूव होने के कारण जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन डायमेंशनल एक्यूरेसी, डायमेंशनल एक्यूरेसी, तो वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आई थिंक यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि डायमेंशनल एक्यूरेसी में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एमआरआर यहां पर क्या है, लो है। एमआरआर यहां पर क्या है, लो है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो पॉलिशिंग होगा उसमें किस टाइप का व्हील होगा, क्लॉथ और फेल्ट टाइप का व्हील होगा, और क्लॉथ और फेल्ट टाइप के व्हील पर आपके लगे होंगे एब्रेसिव पार्टिकल्स। और ये हम क्यों बना रहे हैं, टू प्रोवाइड द कुशन इफेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए हम इसका बना रहे हैं। हार्ड व्हील नहीं होता है, ये सॉफ्ट व्हील होता है। कैसा व्हील होता है, ये सॉफ्ट व्हील। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो व्हील आ रहा है वो सॉफ्ट व्हील है। कैसा व्हील है, दोनों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं डिफरेंस नहीं बताया, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों में सेम चीजें होती है, यहाँ पर भी लो एमआरआर होगा, यहाँ भी लो एमआरआर होगा। लो एमआरआर होने के कारण ये भी डायमेंशनल एक्यूरेसी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये डायमेंशनल एक्यूरेसी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। डायमेंशनल एक्यूरेसी इफेक्ट नहीं होगी, केवल और केवल सरफेस फिनिश इंक्रीज होगी, केवल और केवल सरफेस फिनिश इंक्रीज होगी। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ मैं ग्रीस का भी यूज कर सकता हूं। किसका यूज कर सकता हूं, ग्रीस का भी मैं यूज कर सकता हूं। अगर मैं ग्रीस का यूज करूंगा तो ये आपके वर्कपीस पर से इजीली रिमूव हो जाना चाहिए आफ्टर बफिंग। आफ्टर बफिंग ऑपरेशन क्या होगा, ये ग्रीस है, ये इजीली रिमूव हो जाता है, इसलिए मैं ग्रीस का यूज कर रहा हूं। क्लियर है। ग्रीस का यूज करने से क्या होगा, यहां पर जो आपको सरफेस फिनिश मिलेगी उसमें लश्यर ज्यादा होगा, वो ज्यादा ग्लोजी सरफेस फिनिश होगी, बहुत ज्यादा चमकदार होगी, वो सबसे ज्यादा चमकेगी। ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे ग्रीस का यूज करने के कारण क्या होगा, बफिंग में ये जो आपकी सरफेस फिनिश है उसको इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने के साथ साथ उसमें जो लश्यर होगा और उसमें जो आपकी जो सरफेस होगी वो ज्यादा चमकदार होगी, वो चमकेगी। ठीक है। ग्लोजी सरफेस फिनिश आपको मिलेगी ब्लफिंग में, यहां पर आपको ग्लोजी सरफेस फिनिश नहीं मिलेगी, यहां पर आपको डल सरफेस फिनिश मिलेगी। जो सरफेस होगी वो डल होगी, चमकेगी नहीं, लेकिन यहां पर जो आपकी सरफेस फिनिश होगी वो क्या होगी, चमकेगी, चमकदार होगी। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि यहां पर डायमेंशनल एक्यूरेसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिशिंग एंड बफिंग। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सिर्फ इस ग्रीस का। डिफरेंस क्या है सिर्फ इसका, ग्रीस का। इसमें हम फ्लूइड का यूज ले रहे हैं, ये एक फ्लूइड है जो एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करता है, कटिंग फ्लूइड एक्ट करता है, और इस फ्लूइड के यूज करने के कारण क्या होगा, इस फ्लूइड के यूज करने के कारण आपका जो सरफेस फिनिश है वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के साथ साथ उसमें चमक भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिशिंग एंड बफिंग। नाउ कम टू द एब्रेसिव बेल्ट फिनिशिंग। एब्रेसिव बेल्ट फिनिशिंग, जो आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है, उसमें हम यूज में लेंगे व्हील नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसमें हम व्हील यूज नहीं लेंगे। अभी तक जो हम ऑपरेशन पढ़ रहे थे उनमें कुछ ऑपरेशंस में हमने व्हील यूज में लिया था, इसमें भी हमने व्हील यूज में लिया था, सॉफ्ट व्हील लिया था, लेकिन अब हम यूज में लेने वाले, जैसा मैंने नाम में बताया था, एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग। हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द बेल्ट हम ग्राइंडिंग करेंगे। सो एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग, नाम से ही पता चल रहा है, इन चीजों का नाम से ही पता चल जाता है, और नाम से ही हमें इसका जो मेथड है उसको सोचने की कोशिश करनी है, उसको इमेजिन करने की कोशिश करनी है। तो मतलब यहां पर एक ऐसा बेल्ट होगा जिस पर क्या लगे होंगे, एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे होंगे, बहुत ही फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स उस पर लगे होंगे, और वो किस तरह नजर आ रहा होगा वो देखिए। यहां पर आपके होंगे दो व्हील्स, एक होगा आपका ड्राइविंग व्हील और एक होगा आपका ड्रिवन व्हील। ठीक है। एक होगा जिस पर हम पावर सोर्स देंगे, और दूसरा होगा आइडल, जो कि बेल्ट के मूवमेंट के कारण रोटेट करेगा। तो आपका बेल्ट कैसे रोटेट करेगा देखिए। सो दिस विल बी द बेल्ट, दिस विल बी द बेल्ट। ये आपका बेल्ट हो गया है। ठीक है। ये बेल्ट आपका इसके ऊपर से ऐसे रोटेट करेगा, और रोटेट करते हुए क्या होगा, मतलब मूव करेगा। रोटेट तो आपका व्हील करेगा एक्चुअली, सॉरी, ये आपका बेल्ट आपके पुली के ऊपर से क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है। और इन बेल्ट के ऊपर सरफेस पर क्या लगे होंगे, एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे होंगे। सो दिस विल बी द एब्रेसिव पार्टिकल्स।
और इन एब्रेसिव पार्टिकल का क्या फंक्शन होगा, इन एब्रेसिव पार्टिकल का फंक्शन होगा आपके वर्कपीस की ग्राइंडिंग करना। ये पूरे बेल्ट पर लगे होंगे, इसके पूरे पर सरफेस पर, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ नीचे लगे होंगे, ये पूरे बेल्ट पर लगे होंगे। और आपके नीचे होगा वर्कपीस, नीचे क्या होगा आपके वर्कपीस। सो दिस विल बी द वर्कपीस। सपोज द डायरेक्शन ऑफ द व्हील इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस विल बी ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आपका व्हील होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, आपके राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो वर्कपीस की जो सरफेस होगी उसकी ग्राइंडिंग हो जाएगी, और वर्कपीस की सरफेस की ग्राइंडिंग होने के साथ साथ आपके मूविंग बेल्ट होने के कारण जो कूलिंग एक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव। कूलिंग एक्शन भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। और कूलिंग एक्शन इंप्रूव होने के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर जो वर्कपीस है वो कैसा होना चाहिए, वो फ्लैट और आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है। यहां पर मैंने किसके लिए बताया है, यहां पर मैंने बताया है फ्लैट वर्कपीस के लिए। आप सिलेंड्रिकल वर्कपीस को भी क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ द एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग ग्राइंड कर सकते हो। तो आपको यही सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर बेल्ट होगा और बेल्ट पर क्या लगे होंगे, एब्रेसिव्स लगे होंगे, और बेल्ट होने के कारण यहाँ पर जो कूलिंग होगी वो भी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, कूलिंग भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो व्हील है, दिस इज द व्हील, ये वाला जो व्हील होगा ये ड्राइविंग व्हील होगा, यानी इस पर हम पावर सोर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक पर। और ये वाला जो होगा ये होगा आपका आइडल व्हील। क्या होगा, ये आइडल व्हील होगा। तो जरूरी नहीं है दोनों पर ही पावर प्रोवाइड की जाए, सिर्फ एक ही व्हील पर प्रोवाइड की जाएगी। और जो दूसरा व्हील होगा ये ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द बेल्ट क्या हो जाएगा, रोटेट करने लगेगा। टू गेट द यूनिफॉर्म सरफेस फिनिश एंड यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म सरफेस फिनिश हम क्या करेंगे, इस वर्कपीस को ऑसिलेट कर सकते हैं अलोंग द बेल्ट। अलोंग द बेल्ट हम क्या कर सकते हैं, इस वर्कपीस को ऑसिलेट कर सकते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इसका जो मेटल है वो लिमिटेड ही, आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन याद रखना है कि यहाँ पर कूलिंग इंप्रूव हो जाती है, बेल्ट पर एब्रेसिव लगे होते हैं, एक ड्राइविंग व्हील होता है और दूसरा आइडल व्हील होता है, और बेल्ट जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, दैट विल बी ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द व्हील्स। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये वाली चीजें जो मैंने यहाँ पर सर्कल में किया है आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आपको समझने की कोशिश करनी है कुछ इस खास नहीं इसमें बिल्कुल आपकी जो बेसिक केमिस्ट्री होती है वो सिर्फ यूज में ली जाती है, ठीक है। अब हमें इसके नाम से ही निकालना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ऑपरेशन का नाम दिया उसी आपको ऑपरेशन के नाम से ही पता लगाना है कि इस ऑपरेशन में क्या चीज परफॉर्म होने वाली है और किस बेसिस पे परफॉर्म होने वाली है। तो देखिए इस ऑपरेशन में क्या होता है, इस ऑपरेशन में हम विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी हम क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। और ये हम प्लेटिंग कहाँ करते हैं, हम करते हैं वर्कपीस पर। किस पर करते हैं, वर्कपीस पर, ठीक है। वर्कपीस के ऊपर हमें अगर किसी अदर मेटल की प्लेटिंग करनी हो, कोटिंग करनी हो, तो हम जो प्रोसेस अभी यूज में ले रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी हम जिसका डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपके वर्कपीस पर आप क्या करते हो, किसी अनदर मेटल की क्या करते हो, लेयर को कोट करते हो, उसकी कोटिंग करते हो। सर हम ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इसलिए करते हैं कि अगर आपके वर्कपीस को कोई डिजायर्ड प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप उसका कोरोसिव रेजिस्टेंस इंक्रीज करना चाहते हो, आप उसको अच्छी अपीयरेंस देना चाहते हो, आप उसको अच्छा लुक देना चाहते हो, तो उसको हमें देने के लिए यूज में करना पड़ेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको देने के लिए हमें क्या यूज में करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को यूज में लेना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आयंस के हेल्प से हम क्या करेंगे, वर्कपीस के ऊपर किसी अनदर मेटल की क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे।
अनदर मेटल की हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। तो देखेंगे कि इस ऑपरेशन में क्या होता है। इस ऑपरेशन में देखते हैं क्या होता है। इस ऑपरेशन में आपका एक वर्कपीस होगा, एक आपका इलेक्ट्रोड होगा और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा। एक होगा आपका वर्कपीस होगा, एक होगा प्लस जिस मेटल की आप कोटिंग करना चाहते हो वो होगा, प्लस होगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये तीन चीजें होगी और आपका इलेक्ट्रोल प्लेटिंग क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम से आपको देखना है कि एक्चुअली में ये प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। एक्चुअली में इस प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। देखिए डायग्राम में क्या क्या होता है। आपके पास एक कंटेनर होगा, क्या होगा, एक कंटेनर होगा और उस कंटेनर में होंगे आपके दो इलेक्ट्रोड। उस कंटेनर में क्या होंगे, आपके दो इलेक्ट्रोड होंगे। सपोज दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड and this is another one is the second electrode, this is the black one, this is the another electrode। ठीक है, सपोज ये आपका वर्कपीस है और इस वर्कपीस पे आपको क्या करना है, इस मेटल की क्या करनी है, कोटिंग करनी है। इस मेटल की क्या करनी है, कोटिंग करनी है। ठीक है, आपका क्या है, यहाँ पर वर्कपीस है और इस वर्कपीस पे आपको क्या करनी है, इस मेटल की, ब्लू कलर वाले मेटल की कोटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिप करेंगे। ये हमने डिप कर दिया है, ये डिप कर दिया है, डिप कर दिया। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअली। ठीक है, अब ये डिप हम किस मेथड से करते हैं, किस तरीके से होता है, वो हम आगे बाद में जानेंगे। लेकिन हमें बेसिक प्रिंसिपल समझना है पहले कि एक्चुअली में ये प्रोसेस होता कैसे है। डिप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से कनेक्ट करेंगे। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो जो आपका वर्कपीस होगा वो ध्यान रखना है हमें। अब ध्यान रखने वाली चीज है, जो आपका वर्कपीस होगा उसे हम बनाएंगे कैथोड। क्या बनाएंगे, कैथोड। और जो आपका मेटल होगा जिसकी आप कोटिंग करना चाहते हो उसे हम बनाएंगे एनोड। उसे हम क्या बनाएंगे, एनोड। तो जो आपका वर्कपीस होगा उसे हम क्या बनाएंगे, कैथोड। और जिस मेटल की आप कोटिंग करना चाहते हो उसे हम बनाएंगे एनोड। यही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है कि जिस मेटल की आप कोटिंग करना चाहते हो उसे हम बनाते हैं एनोड, और जिस वर्कपीस पर कोटिंग करना चाहते हो, जिस वर्कपीस पर कोटिंग करना चाहते हो उसे हम बनाएंगे कैथोड। उसे हम क्या बनाएंगे, कैथोड। याद कैसे रख सकते हो, C फॉर कोटिंग। कोटिंग के साथ C वाला नहीं आएगा, A आएगा, एनोड। ठीक है, और वर्कपीस के साथ क्या आएगा, कैथोड। तो याद करने का तरीका है, कोटिंग में C आ रहा है तो इसके साथ C वाला नहीं आएगा टर्मिनल, दैट इज कैथोड। और कैथोड अगर आपके कोटिंग के साथ नहीं आ रहा है तो कैथोड किसके साथ आएगा, वर्कपीस के साथ आएगा। तो दैट डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको किस तरीके से याद रखते हो। ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। ऐसे करने से क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां से मूव करेंगे, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे, जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इधर मूव करेंगे। तो जब पॉजिटिव आयंस यहां से यहां मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मेटल की कोटिंग कर देंगे, ये वाली। इस मेटल की क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। और इस कोटिंग करने के कारण क्या होगा, आपके इस वर्कपीस पर प्लेटिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रो प्लेटिंग। मतलब इसके ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो लेयर किससे प्रोड्यूस हो रही है, आपके एनोड से प्रोड्यूस हो रही है। तो एनोड क्या करेगा, एज ए पॉजिटिव आयन आपके वर्कपीस के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। लेयर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, उससे चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये यहां याद रखना है कि वर्कपीस क्या होगा, कैथोड, और जिसकी आपको कोटिंग करनी है वो क्या होगा, एनोड। जिसकी आपको कोटिंग करनी है, सॉरी, वो क्या होगा, एनोड होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसको हम किस में डुबो रहे हैं, इसको हम किस में डिप कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं। इसका यूज हम कहां करते हैं, इसका हम यूज करते हैं आपके फॉर द डेकोरेटिव पर्पज ऑफ यू, और फॉर इंक्रीज द कोरोसिव रेजिस्टेंस, और टू गिव द प्रॉपर्टीज टू द सम मेटल। आपको उसकी अगर कोई प्रॉपर्टीज इंक्रीज करनी है, से फॉर एग्जाम्पल आपको उसको कोरोसिव रेजिस्टेंट इंक्रीज करना है, से फॉर एग्जाम्पल उसका आपको वियर रेजिस्टेंट इंक्रीज करना है, से फॉर एग्जाम्पल आपको उसको ऐसे एनवायरनमेंट में यूज करना है जहां पर मॉइस्चर ज्यादा हो, तो मॉइस्चर रेजिस्टेंट इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर मैं इसके आपको कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूं तो आपको वो क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो देखिए। इसमें आपको पॉइंट्स से आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो वर्कपीस होता है वो क्या होगा, कैथोड, और आपका जो मेटल होगा जिसकी आप कोटिंग करना चाहते हो वो क्या होगा, एनोड। तो यहां मैं लिख देता हूं कि आपका जो वर्कपीस होगा वो क्या होगा, कैथोड।
ठीक है। और जिस मेटल की आप कोटिंग करना चाहते हो, जिस मेटल की आप कोटिंग करना चाहते हो वो क्या होगा, एनोड होगा। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इन दोनों को जिसमें डिप किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए। किसके लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए। और इसका यूज क्या होता है, इसका जो यूज होता है वो होता है आपके टू गिव प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड प्रॉपर्टी रखते हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज हम नहीं दे सकते। टू गिव द डिजायर्ड प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ कोटिंग। कोटिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, आपके वर्कपीस को जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, इट इज ए स्लो प्रोसेस, इट इज ए स्लो प्रोसेस। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम लगने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड लगते हैं। ये स्लो प्रोसेस कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो डिपोजिशन रेट होती है मटेरियल की, यहाँ पर जो डिपोजिशन रेट होती है मटेरियल की वो क्या होती है, लो होती है। मतलब आपके जो मटेरियल की जो लेयर आपके वर्कपीस के ऊपर कोट हो रही है, उसके ऊपर जम रही है, उसकी जो रेट होगी वो बहुत कम होगी। तो यहाँ पर जो डिपोजिशन रेट होगा वो बहुत क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं कोटिंग मटेरियल की, तो कोटिंग मटेरियल के हम किस किस को यूज में ले सकते हैं वो चीजें आपको याद रखनी है कि कोटिंग मटेरियल हम किस किस मटेरियल की कोटिंग कर सकते हैं, किस किस मटेरियल की प्लेटिंग कर सकते हैं। वर्कपीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि जिसको हम एनोड बनाते हैं ना, जिस मटेरियल की हम कोटिंग करते हैं, जिस मटेरियल की हम प्लेटिंग करते हैं वर्कपीस के ऊपर, वो मटेरियल क्या क्या हो सकता है। वो मटेरियल आपका हो सकता है सिल्वर, वो मेटल हो सकता है आपका गोल्ड, कॉपर, निकल, क्रोमियम, ये ऊपर लिखता हूं जरूर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, निकल, क्रोमियम, कैडमियम। मतलब नंबर ऑफ मेटल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, एज ए कोटिंग मेटल हम यूज में ले सकते हैं। कि अगर आपके किसी वर्कपीस पर मान लो क्रोमियम की लेयर की कोटिंग करनी हो तो आप कौन सा प्रोसेस यूज में ले सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज में ले सकते हो। सिल्वर की करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसेस को यूज में ले सकते हो। जो चांदी का मान लो चम्मच बनाना हो, स्पून, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं ऑफ द सिल्वर ऑन योर स्पून। ठीक है। तो देखिए ये सिल्वर वाला जो एग्जांपल है वो आप देखिए अब कैसे होता है वो। बिल्कुल, वीडियो से बिल्कुल समझ आ गया होगा कि आपके स्पून पर सिल्वर की कोटिंग किस तरीके से हो रही होगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे मेटल की, से फॉर एग्जांपल कॉपर की, तो कॉपर की भी वीडियो देखिए, उसमें क्या होता है।
तो आई होप कॉपर वाली वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी कि उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि आपके वर्कपीस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल का जो वॉल्यूम है उसकी रेट क्या होती है, कि वॉल्यूम जो आपका प्लेटिंग हो रहा है उसकी रेट क्या होती है, कितना वॉल्यूम आपके वर्कपीस के ऊपर प्लेट हो सकता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसका हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, Vp इक्वल्स टू CIT, Vp इक्वल्स टू CIT। ठीक है, जहां पर V क्या है, V है आपका वॉल्यूम ऑफ प्लेटिंग मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ प्लेटिंग मटेरियल, कि आपके प्लेटिंग का जो मटेरियल है उसका कितना वॉल्यूम आपके वर्कपीस की सरफेस पर लग चुका है, कितने वॉल्यूम का वो कोटिंग हो चुका है, दिस इज द Vp। जहां पर C क्या है, C है आपका कांस्टेंट, C क्या है आपका कांस्टेंट, I क्या है, I इज द करंट, I इज द करंट, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है यहां पर। T क्या है, T इज द टाइम, T इज द टाइम। ये जो आपका C है ये किस पर डिपेंड करता है, ये C डिपेंड करता है कि कोटिंग मटेरियल क्या है, वर्कपीस पर डिपेंड नहीं करता है। C डिपेंड करता है कि कोटिंग मटेरियल क्या है, टाइम क्या है और उसकी जो एफिशिएंसी सिस्टम की वो कितनी है। ठीक है, तो C आपका सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कोटिंग मटेरियल पर, वर्कपीस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं C की यूनिट की, तो C की यूनिट क्या होगी बताइए, C की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द C। C की यूनिट देखिए क्या होगी, तो C की वैल्यू निकालो, C इक्वल्स टू Vp डिवाइड बाय IT, Vp डिवाइड बाय IT। तो अगर हम इसकी बात करें C की यूनिट की, तो V की यूनिट क्या होगी, mm³ डिवाइड बाय I की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और T की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो दिस विल बी द यूनिट ऑफ द C, दिस विल बी द यूनिट ऑफ द C। तो ये चीज आपको याद रखनी है, Vp का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि Vp इक्वल्स टू CIT, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आप चाहो तो ये मटेरियल याद रख सकते हो कि सिल्वर की, गोल्ड की, कॉपर की, निकल की, क्रोमियम की, कैडमियम की, इनका हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, वर्कपीस के ऊपर आप किसी डिफरेंट मेटल की जो लेयर होती है उसको क्या करते हो, एज ए कोट यूज में लेते हो, उसको हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, लेयर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसका कितना वॉल्यूम जाता है वो दैट विल बी इक्वल्स टू Vp इक्वल्स टू CIT, Vp इक्वल्स टू CIT। अगर हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ द लेयर, अगर हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ द लेयर, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइम, कि आपने कितने टाइम तक उसकी कोटिंग को स्टार्ट करके रखा है, कितने टाइम तक आपने करंट को फ्लो करवा के रखा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल की जो थिकनेस है उसकी वैल्यू क्या होगी। जो आप कोटिंग कर रहे हो मटेरियल, उसका वर्कपीस पर क्या थिकनेस होगा, उसकी वैल्यू डिपेंड करता है टाइम पर। उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। अगर आपने ज्यादा टाइम तक करंट को फ्लो करवाया है तो जो थिकनेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। थिकनेस की वैल्यू क्या ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा Vp की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और फॉर ए गिवन सरफेस एरिया जैसे जैसे वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होती है, जो थिकनेस होगी मटेरियल की वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं बात करता हूं फॉर द सेम वॉल्यूम, फॉर द सेम वॉल्यूम अगर मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेता हूं, फॉर द सेम वॉल्यूम, फॉर द सेम वॉल्यूम अगर मैं क्या करता हूं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम दोनों में सेम है, जो प्लेटिंग का जो मटेरियल है हमारे पास अवेलेबल है उसका जो वॉल्यूम है वो दोनों का क्या है, सेम है। इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं थिकनेस की, तो थिकनेस ज्यादा किस पर होगी, थिकनेस उस पर ज्यादा होगी जिसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। थिकनेस वहां पर ज्यादा होगी जिसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। फॉर सेम वॉल्यूम, फॉर सेम वॉल्यूम, फॉर सेम वॉल्यूम क्या होगा, थिकनेस वहां पर ज्यादा होगी जहां पर सरफेस एरिया क्या है, कम है। समझ रहे हो मेरी बात, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल, फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द प्लेटिंग मटेरियल, फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द कोटिंग मटेरियल, उस कंडीशन में क्या होगा, इफ द साइज ऑफ द वर्कपीस विल बी इंक्रीजेस और इफ द सरफेस एरिया ऑफ द वर्कपीस विल बी इंक्रीजेस, देन द व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन योर थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द coating, then what will happen, the thickness will be increase if the surface area will be decrease and thickness will be decrease if the surface area will be increase। तो जितना ज़्यादा surface और area होगा for the given volume of the electroplating material,
उसकी जो थिकनेस होगी लेयर की वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो अगर हम दोनों डायग्राम की हम बात करें, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पर थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पर थिकनेस क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि थिकनेस किस में ज़्यादा होती है, थिकनेस किस में कम होती है, फॉर द सेम वॉल्यूम, फॉर द सेम वॉल्यूम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि ये जो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस यूज में ले रहे हो, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज होता है ऑटोमोबाइल में। कहाँ यूज होता है इसका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका यूज होता है शीट मेटल इंडस्ट्री में, इसका यूज शीट मेटल इंडस्ट्री में भी होता है। तो जहां पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज करना हो, जहां पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज करना हो या फिर अपीयरेंस प्रोवाइड करनी हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल ज्वेलरी में भी हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, अपीयरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। ज्वेलरी आपने देखा होगा, जैसे आपके ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग होती है। तो वो गोल्ड की प्लेटिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से करते हैं। अंदर से उसका मेटल कॉपर होता है, लेकिन ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग होती है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। टॉयज जो खिलौने होते हैं उनमें भी आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर सकते हो टू गिव द कोरोजन प्रिवेंशन, टू इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस। तो हम टॉयज में भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। सो नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस की क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है वो कितने टाइप्स का होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो सिल्वर में भी होती है, कॉपर में भी होती है, निकल में भी होती है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल नहीं बता रहा हूं, मैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस बता रहा हूं। तो जो सबसे पहला टाइप होगा आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का, दैट विल बी योर रैक टाइप। कौन सी टाइप, रैक टाइप। रैक टाइप की अपने पास वीडियो भी बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको रैक टाइप में क्या होता है। देखिए रैक टाइप में क्या होता है, आपके पास एक रैक होती है, क्या होती है, रैक। आपके घर में भी होगी रैक, तो एक रैक होगी आपके पास। उस रैक पर क्या होते हैं, आपके वर्क पीस हिंज होते हैं। सपोज हमने हिंज के लिए लगा रखे हैं यहाँ पर, और वहाँ पर क्या होंगे, आपके वर्क पीस होंगे डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हमने लगा दिए हैं वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस, वर्क पीस, वर्क पीस, वर्क पीस, वर्क पीस, वर्क पीस। तो मतलब वहाँ पर वर्क पीस ही वर्क पीस होते हैं, ठीक है। दिस इज द वर्क पीस, वर्क पीस, वर्क पीस। अब हम क्या करते हैं, इस रैक को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। किस में डिप करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दिस विल बी द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें हम इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे और क्या कर देंगे, करंट की सप्लाई कर देंगे, पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई करने से क्या होगा, इसकी भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इसमें हम क्या करते हैं, रैक टाइप में एक रैक होगी जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। नंबर ऑफ वर्कपीस को हम क्या करेंगे, एक साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैक टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, रैक टाइप प्रोसेस कहते हैं। तो आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम एक रैक में रख देते हैं और फिर हम उसे क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। उसे हम क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आई होप यहां तक आपको याद हो चुका होगा। अब मैं आपसे खुद से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, खुद से आप ये इसका आंसर दोगे। यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, बहुत ज्यादा है। एक साथ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है तो प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका यूज हम कहां करेंगे, मास प्रोडक्शन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, मास प्रोडक्शन के लिए। तो आइए इसकी आप वीडियो देखिए कि ये प्रोसेस कैसे आपका परफॉर्म होता है।
आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि रैप टाइप की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। अब आपको बिल्कुल भी आप वो एग्जाम में जाके नहीं भूलोगे। सो तो नेक्स्ट टाइप का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें जो आपका प्रोसेस होता है दैट इज बैरल टाइप। दैट इज बैरल टाइप। तो बैरल में क्या होता है, बैरल में आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे। बैरल में क्या होगा, आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इज बैरल टाइप। बैरल टाइप, सॉरी, बैरल टाइप। बैरल टाइप में क्या होगा, आपके पास एक बैरल होगा, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंटेनर होगा और उस कंटेनर में हम उस बैरल को डिप करेंगे। किसको डिप करेंगे, बैरल को। बैरल कैसा दिखेगा, बैरल कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो आपका एक कंटेनर होता है, उसे उसका नाम हमने दे दिया है बैरल। उसका नाम हमने क्या दे दिया है, बैरल नाम दे दिया है। सो दिस विल बी द बैरल। इस बैरल में आपके वर्कपीस रखे होंगे और बैरल में होंगे आपके होल। बैरल में क्या होंगे, आपके होल होंगे। इस बैरल में क्या होंगे, होल होंगे और बैरल के अंदर होंगे आपके छोटे छोटे वर्कपीस। इसमें आपको ज्यादा पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये आपके छोटे छोटे वर्कपीस होंगे बैरल के अंदर। बाहर से एक कवर्ड होगा पूरा पैक, ठीक है, एक बॉक्स होगा, उसके अंदर छोटे छोटे वर्कपीस और बॉक्स के चारों तरफ होल। चारों तरफ क्या होगा, होल। और उस बॉक्स को हम डिप करेंगे किसमें, एक कंटेनर में, और उस कंटेनर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और फिर हम क्या करेंगे, करंट की सप्लाई करेंगे और उसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। याद क्या रखना है सर, यहाँ पे जो बैरल टाइप का जो प्रोसेस होता है, जो बैरल टाइप का जो प्रोसेस होता है उसमें आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका साइज होता है स्मॉल। उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैरल टाइप्स का यूज करते हैं। जनरली जो बैरल टाइप्स का जो यूज होता है दैट विल बी यूज्ड फॉर द नट एंड बोल्ट्स। दैट विल बी यूज्ड फॉर द नट एंड बोल्ट्स। नट एंड बोल्ट्स के लिए आप क्या करते हो, बैरल टाइप इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज करते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं आएंगे। जैसे ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन वो ज्यादा डेप्थ में था, यहाँ बिल्कुल डेप्थ में नहीं आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, आप सोच रहे होगे कम पढ़ा रहे, कम नहीं पढ़ा रहे, इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा नहीं है। तो बैरल टाइप के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, दैट इज द ब्रुश इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब नाम से पता चल गया यार आपको, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं आजकल। आपने इतना अच्छा पढ़ाई कर लिया है, इतना अच्छा रिवीजन कर लिया है कि जैसे ही हम आपको नाम बताते हैं आप नाम से क्या कर देते हो, उस प्रोसेस को फाइंड आउट कर लेते हो कि उस प्रोसेस में एक्चुअली में होगा क्या। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, दैट इज द ब्रुश इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप का, दैट इज योर ब्रुश इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बस मैं थोड़ा सा लिखूंगा, बस आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रुश इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा, आपके पास एक ब्रुश होगा, उस ब्रुश में क्या होगा, आप जिस मेटल की प्लेटिंग करना चाहते हो वो मेटल होगा, उसको हम क्या करेंगे, एनोड बना देंगे। क्या बना देंगे, एनोड। ये हमने उसको एनोड बना दिया। अब उसके साथ क्या होगा, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फ्लो करवाएंगे। किसको फ्लो करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। सपोज यहां पर है आपका कंटेनर और यहां पर होगा आपका एक पंप। क्या होगा, पंप होगा। तो पंप क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को पंप करेगा और फ्लो करवाएगा। यहां पर होगा आपके वर्कपीस, सो दिस विल बी द वर्कपीस। हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रुश हम क्या करेंगे, इस वर्कपीस के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे। इसमें क्या बड़ी दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। हाँ सर, यहाँ पर एक ब्रुश होगा, ब्रुश हो तो ब्रुश होते हैं ना, ब्रुश तो देखा ही होंगे, ब्रुश जैसा ही सीन है। ये आपका क्या है, मेटल है जिसकी आप क्या करना चाहते हो, जिसकी आप क्या करना चाहते हो, कोटिंग करना चाहते हो। ये क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है आपका वर्कपीस है,
ये क्या है आपका, क्या बताओ, ये एनोड है, और ये क्या है आपका, ये है ब्रश, ये क्या है आपका ब्रश। आपका वर्कपीस भी कनेक्ट होगा सप्लाई से, आपका वर्कपीस और ये आपका मेटल, ये दोनों सप्लाई से कनेक्टेड होंगे, और उसके बाद आप इस ब्रश को क्या करोगे, वर्कपीस के ऊपर ऐसे मूव करवाओगे। तो जब भी आपका वर्कपीस के ऊपर ऐसे मूव होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बिल्कुल समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, अगर इसमें आपने ज्यादा दिमाग लगाया ना तो आप फंस जाओगे। हमें फंसना नहीं है, बिल्कुल इसको एज बहुत ही सिंपल वे में करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।